हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी जो क्लास है CUET ज्योग्राफी की क्लास है। इसमें हम लोग यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स देख रहे थे। इसके पहले जो हमारी क्लास थी लास्ट वीक में, वहाँ पर हमने ह्यूमन सेटलमेंट्स को देखा और ह्यूमन सेटलमेंट्स में हमने वहाँ पर देखा था रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मानव बस्तियाँ होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, किस प्रकार से बनी होती हैं, या फिर वहां पर जो बस्तियां होती हैं क्या कोई विशेष वजह होती है उनकी इस तरीके से जो बिखराव में बने होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने वहां पर देखा था। आज हम यहाँ पर करेंगे अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में बात, और कुछ पोर्शन ऐसा था जो रूरल सेटलमेंट से हमारा वहां पर छूट गया था, तो वो भी मैं पहले कवर करूंगी। उसके बाद फिर अर्बन सेटलमेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं। और वन मोर थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम 3 सवाल आपके यहाँ से आते हैं। पीछे भी अगर आप लोगों ने एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखा है, एनालिसिस किया है, तो आपको देखने को मिलेगा कि सवाल जो पूछे जाते हैं ना, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिससे सवाल नहीं आता है। हर एक क्वेश्चन चैप्टर से सवाल आते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके करंट अफेयर से होते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में ज्योग्राफी की जब 12th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ते हो, जैसे कि ट्रेड पढ़ते हो, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हो, कम्युनिकेशन पढ़ते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को भी आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे WTO क्या होता है ना। या कई बार आपसे जब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वहां पर IMF आपसे पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका ये पूछ लेगा। बस इतनी रेंज होती है सवालों की, ज्यादा नहीं होता, इतनी रेंज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं आज। ओके, ये हमारा रूरल सेटलमेंट्स में से कुछ पोर्शन बच गया था, उसको मैं आज आपके साथ पहले डिस्कस करूंगी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आपको अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि जो अर्बन सेटलमेंट्स होता है वो एक विशेष प्रकार का ही क्यों होता है ना। हेमलेटेड सेटलमेंट्स, sometimes settlements is fragmented into several units physically। कई बार क्या होता है कि जो बस्तियां होती हैं, जो मानव बस्तियां होती हैं, वो फिजिकली भौतिक रूप से अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि आप ऐसे देखेंगे, मान लो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है भौतिक रूप से। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, ऐसा बहुत बार हुआ है। एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बेयरिंग और कॉमन नेम, thus these units are locally called पन्ना, पारा, पाली, नगला, धनी। यानी कि ये सेपरेटेड होते हैं और कॉमन नाम इनके होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मान लो ऐसे होता है, जैसे कि ये एक गांव है, ठीक है, यहाँ पर घर बने हुए हैं, पूरे गांव में घर है। अब इसके और आप देखेंगे कि 500 मीटर दूरी पर यहाँ पर आप देखेंगे 10 घर बने हुए हैं, 500 मीटर की दूरी पर 10 घर बने हुए हैं, तो ये मान लो हो गया नगला। ठीक है, अब इसके भी और 500 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे 2 4 6 घर बने हुए हैं, ये हो गया धानी। अब यहाँ आप देखेंगे अगेन, मान लो 800 मीटर की दूरी पर कुछ घर बने हुए हैं, ये मान लो हो गया धानी, पन्ना, पाली। अब ये मान लो हो गया पाली। तो ये एक सेटलमेंट्स होता है ना। इसकी वजह होती है अपनी अलग अलग, क्या वजह होती है। सो दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड, और ये जो यूनिट्स हैं लोकल तौर पर, स्थानीय तौर पर, किसी यूनिट को नगला बोला जाता है, किसी को पाली बोला जाता है, किसी को धानी बोला जाता है, किसी को पारा बोला जाता है। तो अलग अलग नामों से इनको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, in various parts of country this segmentation of a large village is often motivated by social and ethnic factors। यानी कि देश के अगर आप बहुत सारे पार्ट्स में देखोगे तो क्या होता है कि जो सेगमेंटेशन है, ये जो विभाजन है बड़े बड़े गांव का छोटे छोटी जगहों पर, मोटिवेटेड बाय सोशली एंड एथिकल फैक्टर्स। यानी कि देश के विभिन्न भागों में क्या है कि जो सेगमेंट होता है ना, एक बड़े गांव का छोटी छोटी जगह पर विभाजन होता है कि 10 घर यहाँ 10 घर वहां, जिनको हम पाली, पन्ना, धानी बोल रहे हैं। देखा क्या गया है कि सामाजिक तौर पर और एथनिक तौर पर कुछ फैक्टर्स से मोटिवेटेड ये होते हैं, नगला, पाना, पाली, धाना, पानी, है ना। जैसे such villages are more frequently found in the middle and lower गंगा प्लेट्स। इस तरीके के जो गांव होते हैं ये ज्यादातर, मतलब मोर फ्रिक्वेंटली क्या होता है, पाए जाएंगे कहां पर,
मिडिल लोअर प्लेन में या तो गंगा लोअर प्लेन में पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे, लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। आपके लिए एक यहाँ पर मैं होमवर्क क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, आप मुझे बताएंगे छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है। दूसरी चीज, आप मुझे किन्हीं 2 ऐसे उत्पादों के प्रोडक्ट्स के नाम बताइए छत्तीसगढ़ के जिनको 2024 में जीआई टैग मिला है। राइट, जीआई टैग मिला है। सो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। मैं इस तरीके के सवाल छोड़ूंगी क्लास में, जिससे कि आप पढ़ के, भले आप सर्च करके गूगल पे सर्च करो फिर आंसर करो कमेंट सेक्शन में, उससे क्या होगा, आपको नई चीजें पता करने को मिलेंगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी आपकी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इनसे होंगे। लेकिन क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है आपको। आगे देख लेते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स क्या होता है, छितरा हुआ यानी कि बिखरा हुआ। सो डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स पैटर्न इन इंडिया appears in the form of isolated huts or hamlets or few huts in the remote jungles or in small hills with farm or pastures on the slopes। यानी कि जो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स होता है, जो बिखरा हुआ सेटलमेंट होता है, ये आइसोलेटेड सेटलमेंट होता है। और भारत में ज्यादातर जो ये देखने को मिलता है, यानी आपने देखा होगा कहीं पर बस आपको 2 झोपड़ी मिलेंगी देखने को, या 2 घर मिलेंगे, आइसोलेटेड होते हैं ये बिल्कुल, ठीक है। जंगल में होता है, या तो फिर बिल्कुल छोटे छोटे से जो हिली एरिया होते हैं, फार्म होते हैं, ये उस तरीके के यहाँ पर यूनिट्स मिलती हैं आपको। एक्सट्रीम डिस्पर्शन ऑफ सेटलमेंट्स। एक चीज और, जो एक्सट्रीम डिस्पर्शन होता है सेटलमेंट्स का, जो एक्सट्रीम बिखराव होता है, इज ऑफन कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ टेरेन एंड लैंड रिसोर्सेज बेस्ड ऑन हैबिटेटेड एरियाज। जैसे मान लो हिली एरिया है कोई क्षेत्र, है ना, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन, तो एक घर यहाँ होगा, फिर एक घर यहाँ हो, तो ये एक्सट्रीमली डिस्पर्सन होगा। और ये टेरेन की वजह से होता है कि टेरेन बहुत अच्छा नहीं है ना, कहीं पर बहुत ऊंचा क्षेत्र है, कहीं पर बहुत नीचा क्षेत्र है। अब मान लो 10 घर एक साथ बन सके, इतनी जगह ही नहीं है प्लेन, तो क्या होगा, मान लो 2 घर की जगह है तो 2 घर एक जगह बन जाएंगे, उसके बाद पता चले 2 किलोमीटर दूर जाके फिर से 2 घर की जगह आई ऐसी, और घर बहुत छोटे छोटे होते हैं। आपने हिली एरिया में देखा होगा, जो बच्चे अपर हिमाचल से होंगे या जो हिली एरिया में कभी आप लोगों ने विजिट किया है, आप देखेंगे कि जब ज्यादा हिली एरिया होता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत छोटे घर होते हैं। उनका जो ऊपर छत होती है ना, फ्लोर से, फर्श से बहुत छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, घरों का आकार बहुत छोटा होता है ना। तो इस तरीके के घर आपको देखने को मिलते हैं। तो टेरेन एक बहुत बड़ा फिजिकल फैक्टर है, किसके लिए, जो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, ये जब बिखर जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। मैनी एरियाज ऑफ मेघालय, देखो वही बात आई ना, मेघालय नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, आपको पता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। यहाँ पर इस तरीके के सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, केरला में मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, मेघालय में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में जरूर। ये आपके लिए ये भी अगेन होमवर्क है, ठीक है। क्या बताना है, नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य आते हैं, कितने राज्य आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। दूसरी चीज, हाउ मेनी स्टेट्स, राइट, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज क्या बतानी है यहाँ पर, दूसरी चीज बतानी है कि 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स स्टेट्स के नाम बताओ, कौन से स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। और इनका एक भाई भी है, कौन है वो, उसका नाम क्या है, वो भी आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो हम बोलते हैं कि 7 सिस्टर्स हैं और एक भाई है ना, तो वो मुझे बताना। चलो एक चीज तो मैं बता देती हूँ, मे भी शायद थोड़ा टफ हो सकता है। जब हम बोलते हैं ना कि 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, राइट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य आते हैं सिक्किम को छोड़कर, सिक्किम को इनका भाई कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ब्रदर। सिक्किम को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जितने भी हैं सबको 7 सिस्टर्स, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, है ना,
मेघालय, ये 7 सिस्टर्स हैं। आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया एक, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, राइट। सो ये आपके आते हैं उसमें 7 सिस्टर्स में, और इनका एक बोला जाता है एक भाई ब्रदर है, वो कौन सा है, सिक्किम है। तो ये जानकारी थोड़ा थोड़ा आपको होनी चाहिए, ज्योग्राफी की क्लास है तो आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की जब आप बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी इस प्रकार के, क्योंकि हिली एरिया है, तो जो अपर उत्तराखंड है वहां पर ये देखने को मिलेगा आपको। सेम चीज हिमाचल प्रदेश के साथ होती है। एंड केरला हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। अच्छा एक चीज और, आप मुझे बताइएगा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट विलेज कौन से हैं? अगर आप मैपिंग शुरू करते हैं उत्तराखंड से, तो मुझे बताइए फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कौन सा है? उत्तराखंड के कौन से गांव को फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किस गांव को फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम गांव कहा जाता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताना आप लोग, राइट। आगे चलो हम लोग देख लेते हैं। ये देखो डिस्पर्स सेटलमेंट इस तरीके के होते हैं। अब मुझे यहाँ पे आपसे पूछना है कि उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड का कौन सा गांव ऐसा है जो कि फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसको बताओ कौन सा है। दूसरा चीज, सेम चीज हिमाचल प्रदेश के साथ है। अगर मैं एचपी की बात करूं तो यहां पर मुझे बताइए कि कौन सा गांव ऐसा है जिसको फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं और आपको ये आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में। कौन सा है ये आपको आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो अभी हम बात करेंगे अर्बन सेटलमेंट्स की। अब हम यहाँ पर शहरी बस्तियों की बात करेंगे, अर्बन सेटलमेंट्स की बात करेंगे। अर्बन सेटलमेंट्स अनलाइक रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स आर जनरली कंपैक्टेड एंड लार्जर इन साइज। यानी कि जो अर्बन सेटलमेंट्स होता है, जो शहरी बस्तियां होती हैं, वो ग्रामीण बस्तियों की तरह नहीं होती हैं। शहरी बस्तियां ग्रामीण बस्तियों की तरह नहीं होती हैं, बल्कि जो अर्बन सेटलमेंट्स होता है, जो शहरी सेटलमेंट होता है, जनरली कॉम्पैक्टेड होते हैं। आपने गांव में देखे होंगे बड़े बड़े घर होते हैं, किसी के पास भले ही बहुत खेती हो ना हो, लेकिन उनके घर बड़े होते हैं। शहर में ऐसा नहीं होता है, शहर में कॉम्पैक्टेड होते हैं एक दूसरे के पास। इवन आप हाई राइजेस बिल्डिंग भी देखते तो भी कितने कॉम्पैक्टेड होते हैं। या फिर आप किसी कॉलोनी में देखेंगे, गांव की तरह नहीं होता है यहाँ पर जो सेटलमेंट्स होता है। एंड they are engaged in variety of non-government agricultural, economic and administration functions। यानी कि ये they are engaged in variety of non-agriculture। आपको पता है जो लोग शहर में रहते हैं वो गैर कृषि कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, गांव में रहने वाले लोग कृषि कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। सो जो विलेजर्स होते हैं, ग्रामीण लोग जो होते हैं, वो किस में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे नॉन एग्रीकल्चरल में कौन इन्वॉल्व होता है, जो शहर में रहते हैं। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। सिटीज आर फंक्शनली लिंक्ड टू रूरल एरिया अराउंड देम। और यहाँ पर आप देखेंगे जो शहर होते हैं फंक्शनली काम करते हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है ना उनके आसपास का, उनके लिए भी शहरी क्षेत्र काम करते हैं। दूसरी बात, जो अर्बन सेटलमेंट होता है, जो शहरी बस्तियां होती हैं, वो कॉम्पैक्टेड होती हैं, वो ग्रामीण बस्तियों की तरह नहीं होती हैं। यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो गैर कृषि कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं। आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके लिए भी वो काम कर रहे होते हैं। Thus, exchange of goods and services is performed sometimes directly and sometimes through a series of market, town and cities। होता क्या है कि जो एक्सचेंज होता है सेवाओं का और वस्तुओं का, परफॉर्म समटाइम्स डायरेक्टली टू समटाइम्स थ्रू अ सीरीज। कभी कभी तो शहर से सीधे गांव की तरफ सर्विस दी जाती है और गांव से सीधे वस्तुएं भेजा जाती हैं शहरों की तरफ। कभी कभी क्या होता है, ये एक चेन के थ्रू होता है, मार्केट के थ्रू होता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्टली आप जा करके अर्बन एरिया में अपना प्रोडक्ट कोई बेच दोगे या कोई सर्विस दे दोगे, राइट। सो 10 cities are connected directly as well as indirectly with the village and also with each other। इस प्रकार ये जो शहर हैं ये कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। किसके साथ, विलेज के साथ, या वहां का जो आसपास का क्षेत्र होता है, जो आसपास का एरिया होता है, उसके साथ भी ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया। भारत में शहरों का विकास कैसे हुआ, कैसे भारत में शहरों का विकास हुआ, कैसे कस्बों का विकास हुआ, उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगी। सो टाउन फ्लरिश्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया even at the time of Indus Valley civilization. Town like Harappa and Mohenjo-daro were in exist। यानी कि जब आप देखते हैं कि शहरों का उदय कैसे हुआ भारत में, विशेष तौर पर शहरों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो टाउन्स फ्लरिश्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया। भारत में तो प्रागैतिहासिक काल में ही जो कस्बे थे, जो टाउन थे, जो शहरीकरण था, उसका विकास होना शुरू हो गया था। इवन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आप देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर भी जो हड़प्पा शहर था, हमने पढ़ा, जब आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो कि वहां पर जो लाइफ स्टाइल थी वो शहरी अर्बन टाइप का था, ग्रामीण बस्तियां नहीं थी, शहरी बस्तियों के बारे में जिक्र होता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, राइट, जो वहां पर एग्जिस्ट है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि भारत में शहरों का या कस्बों का विकास कैसे हुआ, इसके लिए हमको हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। और ये बहुत बेसिक सी चीज है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनके बारे में आपने पढ़ा भी है, आप पढ़ते भी होंगे। एंड द फॉलोइंग पीरियड हैज विटनेस्ड एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। और देखो आप, निम्नलिखित में से ये पीरियड ऐसा है जहां पर कस्बों का उदय हुआ, ठीक है, और ये विटनेस बने। इट कंटिन्यूड विद पीरियडिक अप्स डाउन्स अंटिल द अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। यानी कि 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपियंस जब यहाँ पर आए तो उस समय पर ये काफी कंटिन्यू, यानी इट कंटिन्यूड विद पीरियडिक अप्स एंड डाउन्स। तो ये कंटिन्यू रहा, कभी ये डाउन भी हुआ, कभी ज्यादा गया, और ये कब तक रहा, जब तक यहाँ पर यूरोपीय भारत में आए, है ना। उनके आने से भी शहरीकरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। On the basis of their evolution in different periods, Indian town may be classified as, यानी कि जब आप देखते हैं कि भारत में शहरों की उत्पत्ति हुई, तो ये जो उत्पत्ति थी भारत में शहरों की, ये डिफरेंट पीरियड्स में हुई, और इंडियन टाउन्स की, इनको किन आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड किया जाता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है आपका एंशिएंट टाउन, दूसरा है मिडाइवल टाउन, एंड थर्ड आपका है मॉडर्न टाउन। यानी कस्बों का विकास 3 आधार पर इनको डिवाइड किया गया। एक प्रकार के जो कस्बे थे, जो टाउन थे, वो ऐसे थे जो प्राचीन कस्बे के नाम पर जिनको विभाजित किया गया। दूसरे प्रकार के ऐसे थे जिनको मिडाइवल टाउन बोला जाता है या मध्यकालीन, ये थे आपके प्राचीन, एंशिएंट, प्राचीन कस्बे। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे मध्यकालीन, मिडाइवल टाउन्स, मध्यकालीन कस्बे। उसके बाद आप यहां पर देखते हैं मॉडर्न या आधुनिक कस्बे। आधुनिक कस्बे भी आप यहां पर देखते हैं, ठीक है। सो ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल, हम इनकी विशेषताएं देखेंगे और इनके कुछ उदाहरण देखेंगे। ये है टाउन क्लासिफिकेशन, जैसे कि एंशिएंट टाउन है या प्राचीन कस्बे आप देखते हैं, प्राचीन कस्बे आप देखते हैं। सो दे हैव हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ओवर 2000 ईयर्स। 2000 साल पहले भी ये जो एंशिएंट टाउन्स थे ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते हैं, ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड अपनी यहाँ पर रखते हैं। एंड मेनली डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर। और मुख्य रूप से जिन कस्बों को हम प्राचीन कस्बों के रूप में विभाजित करते हैं, वे मुख्य तौर पर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बने हैं, है ना, मुख्यतः धार्मिक और सांस्कृतिक। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक बने। एग्जाम्पल आप देखोगे तो वाराणसी, वाराणसी आप देखते हैं धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा रिच और बहुत पुराना शहर है। दूसरा आप देखेंगे प्रयागराज, है ना, इलाहाबाद इसका नाम पहले था, अभी प्रयागराज हो गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, संगम है, संगम है गंगा यमुना सरस्वती। और दूसरी चीज 2025 में अब यहाँ पर प्रयागराज में ही क्या हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है ना, ये भी ध्यान रखनी है। महाकुंभ हो रहा है 2004 में। जो महाकुंभ होते हैं ये भारत में 4 जगह होते हैं, आपको पता है।
जो महाकुंभ होते हैं भारत में 4 जगह होते हैं। कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में होता है गंगा के किनारे, ठीक है, महाराष्ट्र में होता है, नासिक में गोदावरी और क्षिप्रा उज्जैन एमपी में भी होता है, और महाराष्ट्र में होता है। ये 4 जगह। यूपी में जब होता है तो संगम पर होता है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स गंगा यमुना एंड सरस्वती। और जब उत्तराखंड में होता है तो आपको पता है हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे होता है, और जब होता है महाराष्ट्र में तो ये होता है नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, और जब ये होता है उज्जैन में यानी कि एमपी में मध्य प्रदेश में तो ये होता है क्षिप्रा नदी के किनारे। भारत में 4 बार 4 जगह 4 अलग अलग नदियों में 4 अलग अलग राज्यों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। 2025 में उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, और इसका जो अंतराल होता है वो 12 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखना है ना। इसका जो अंतराल है वो होता है 12 वर्ष का, ठीक है। सो ये भी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे आप देखते हैं मिडाइवल टाउन्स के बारे में। मिडाइवल टाउन्स के बारे में आप देखें, दे आर रूटेड इन द मिडाइवल पीरियड। मध्यकालीन जो समय था वहां पर इनके रूट्स मिलते हैं, रूटेड है, एंड डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपलिटीज ऑफ किंगडम्स एंड ऑफन फोर्टिफाइड। और बेसिकली हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ज्यादातर तो जो किलेबंदी होती थी या जो साम्राज्य होता था उसके हेडक्वार्टर के रूप में जिन शहरों को विकसित किया गया उनको क्लासिफाई किया गया है मिडाइवल टाउन के रूप में या मध्यकालीन शहरों या कस्बों के रूप में। अब हम यहाँ पर देखेंगे मॉडर्न टाउन्स के बारे में। सो अभी मैं यहाँ पर हम बात करेंगे मॉडर्न टाउन्स के बारे में। These are developed by the British and other Europeans। जो मॉडर्न टाउन है ये किसने डेवलप किया है? ब्रिटिशर्स और अन्य यूरोपियंस ने किया है। जब भारत में 18वीं शताब्दी में यूरोपियंस का आगमन हुआ तो आपको पता है उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसका बहुत असर यहाँ पर पड़ा, है ना। तो शहरीकरण अपने साथ लेकर के आए, शहरीकरण का विकास हुआ लोगों में भारत में। जैसे आप गोवा देखते हो या फिर आप मुंबई देखते हो, कोलकाता देखते हो, अलग अलग वो शहर जहां पर बहुत ज्यादा बोलबाला रहा था ब्रिटिशर्स का। अब वहां की लाइफस्टाइल आज भी देखेंगे ना तो दूसरे भारत की अपेक्षा यानी कि जो बाकी का भारत है उसकी अपेक्षा कुछ ना कुछ एडवांस लेवल पर ही वहां पर मिलती है। दूसरी चीज, इनिशियल कोस्टल ट्रेडिंग पोर्ट्स इंक्लूडिंग सूरत, दमन, गोवा एंड पुडुचेरी। अब देखो शुरू में क्या हुआ था कि ये व्यापारिक पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, शुरू में ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, है ना, व्यापारिक बंदरगाह ये थे शुरू में। कौन से इसमें आप सूरत को रख सकते हैं, दमन था, गोवा था, पोडुचेरी, ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड प्रिंसिपल ब्रिटिश हब, और मुख्य प्रिंसिपल ब्रिटिश हब अगर देखते हैं तो मुंबई जो पहले बॉम्बे था अभी मुंबई है, चेन्नई जो पहले मद्रास था, कोलकाता जो पहले कलकत्ता था, कोलकाता का पुराना नाम था कलकत्ता, मुंबई का पुराना नाम था बॉम्बे, चेन्नई का था मद्रास। एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन पोस्ट 1850 जमशेदपुर। देखो जमशेदपुर आपको पता है औद्योगिक शहर है ना। जमशेदपुर जो है वो एक औद्योगिक शहर है, राइट। 1850 के बाद का, है ना, 1850 के बाद का ये एक औद्योगिक शहर है। ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब आप देखिए ये है कोलकाता, इस तरीके का कोलकाता दिखता है। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इंक्लूडिंग चंडीगढ़। अब देखो जो चंडीगढ़ है ना ये कैसा है, ये स्वतंत्रता के बाद का एक प्रशासनिक हेडक्वार्टर है, प्रशासनिक मुख्यालय है यहाँ। और दूसरा चंडीगढ़ की तरह भुवनेश्वर भी है, गांधीनगर भी है, दिसपुर भी है। एंड इंडस्ट्रियल सेंटर कौन से हैं? इंडस्ट्रियल सेंटर हैं यहाँ पर दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। इससे क्या होता है, जो मानव बस्तियां होती हैं उनकी समझ विकसित होती है ना। मानव बस्तियों की यहाँ से समझ विकसित होती है। अलोंग साइड गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव, अराउंड दिल्ली। दिल्ली के आसपास जब आप देखते हैं जैसे गुजरात है, गाजियाबाद है, रोहतक है, गुरुग्राम है। सो है क्या, जो गुरुग्राम है आपको पता है यहाँ पर आईएसए का भी संगठन है। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर है कहां पर? गुड़गांव में। कब बना था? ये बना था
ये जो है 2015 में बना था। कहां पर बना था? COP21 पेरिस। पेरिस क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस है ना। ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे हम देखते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भारत में अर्बनाइजेशन के बारे में, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन एंड द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011। अगर आप 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो उस समय पर भारत में जो शहरीकरण था वो था was 31.16%। इतना अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया में जो अर्बनाइजेशन था वो 31.16% था, विच इज क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज, जो बहुत कम है विकसित देशों की अपेक्षा। एंड टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड 11 फोल्ड ड्यूरिंग द 12th century। ठीक है। Enlargement of urban settlements and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country. But the growth of rate of urbanization has slowed down during the last 2 decades। यानी कि पिछले 2 दशकों में ऐसा हुआ है भारत में कि जो शहरीकरण की दर है वो काफी कम हो चुकी है ना, काफी कम हो गई है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग थोड़ा सा शहरों के बाहर जाकर के रहना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और भी बहुत सारे कारण हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स की। शहरों का, कस्बों का जो फंक्शनल कार्यात्मक क्लासिफिकेशन है वो कैसे हुआ है। Apart from their role as central or model places, many towns and the cities perform special services, and Indian cities and towns can be broadly classified as follow। जो भारतीय शहर हैं और कस्बे हैं उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होते हैं या शहर होते हैं, प्रशासनिक कस्बे और शहर होते हैं। Towns supporting administrative headquarters of higher order are administrative towns such as Chandigarh, New Delhi, Bhopal, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई। ठीक है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो शहर हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल टाउन्स के बारे में। सो इंडस्ट्रियल कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी मोटिव फोर्स ऑफ दीज सिटीज सच एज मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई एंड ट्रांसपोर्ट सिटीज। ठीक है। ट्रांसपोर्ट शहर कौन से होते हैं? ट्रांसपोर्ट शहर को कौन से शहरों को ट्रांसपोर्ट शहर के रूप में क्लासिफाई किया जाता है वो भी देख लेते हैं। सो दे मे बी पोर्ट्स प्राइमरली इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज सच एज कांडला एंड कोची, कोझिकोड, विशाखापत्तनम, ये पोर्ट सिटीज हैं, पोर्ट शहर हैं। इनलैंड ट्रांसपोर्ट सच एज आगरा एंड धुलिया, मुगल सराय, इटारसी, कटनी। ठीक है। दूसरी बात, जो कमर्शियल टाउन है, जो व्यापारिक कस्बे हैं, जो व्यापारिक कस्बे हैं, टाउन एंड सिटीज स्पेशलाइजिंग ट्रेड्स एंड कॉमर्स आर कैप्ट इन दिस क्लास। कोलकाता, सहारनपुर, सतना आर सम ऑफ एग्जांपल्स, है ना। आगे हम यहाँ पर माइनिंग टाउन्स के बारे में देखेंगे, कौन से माइनिंग टाउन्स हैं। दीज टू टाउन्स हैव डेवलप्ड इन मिनरल रिच एरिया, जैसे कि रानीगंज है, झरिया है, डिगबोई है, अलंकेश्वर है। जहां जहां पर जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ज्यादा मिनरल्स हैं वहां पर इन शहरों का विकास किया गया है। ग्रिसन कैंटनमेंट जोन कौन सा होता है? दीज टाउन्स इमर्जेज एज ग्रिसन टाउन सच एज द अंबाला। सो अंबाला एक ग्रिसन टाउन है, जलंधर ग्रिसन टाउन है, मऊ एंड बोबीना उधमपुर। यहाँ से सवाल आया था 2024 में, 2024 में यहाँ से सवाल आया था गिरसन टाउन के बारे में, ये भी ध्यान रखना। 2024 में CUT में ये सवाल पूछा गया था यहाँ से गिरसन टाउन के बारे में। एजुकेशनल टाउन्स, शैक्षिक कस्बे कौन से हैं? तो स्टार्टिंग अ सेंटर ऑफ एजुकेशन, सम ऑफ टाउन्स हैव ग्रोन इन अ मेजर कैंपस टाउन सच एज द रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी एंड इलाहाबाद। आप देखेंगे रुड़की IIT है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस में BHU है, और इलाहाबाद में भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और पिलानी में भी यूनिवर्सिटी है ना। तो इनको शैक्षिक कस्बों के रूप में विकसित किया गया, डेवलप किया गया। रीजनल एंड कल्चरल टाउन, धार्मिक और सांस्कृतिक कस्बे कौन से हैं? जैसे वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, मथुरा UP, अमृतसर पंजाब, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर एंड तिरुपति। ठीक है। टूरिस्ट टाउन कौन से हैं? ऐसे टाउन जो टूरिस्ट के रूप में इमर्ज हुए हैं, आगे बढ़े हैं, वो कौन से हैं? जैसे कि नैनीताल है, मसूरी है, शिमला है, पंचमढ़ी, जोधपुर,
जैसलमेर and उदगमदल, माउंट आबू are some of the tourist destination. अब हम यहाँ पर देखेंगे स्मार्ट सिटी मिशन. क्या है स्मार्ट सिटी मिशन? The objective of smart city mission is to promote cities. इसका उद्देश्य है शहरों को प्रमोट करना that provides core infrastructure. जहां पर भी की कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके. कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? क्लीन एंड सस्टेनेबल and give a decent quality of life to its citizens. And one of the feature of smart cities is to apply smart solutions to infrastructure and services in order to make them better. Right? अगर आप उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं तो मेकिंग एरिया लेस वल्नरेबल टू डिजास्टर, यूजिंग अ फ्यू रिसोर्सेस एंड प्रोवाइडिंग अ cheaper services. The focus is on substantial and inclusive development, and the idea is to look at contempt, create a replicable model which will act like a lighthouse to other aspiring cities, है ना. और आपको पता है अभी एक योजना भी चली थी जिसको नाम दिया गया था लाइट हाउस टूरिज्म. अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये लाइट हाउस टूरिज्म क्या है. जो भी बच्चे ये क्लास देखे हैं मुझे बताइएगा लाइट हाउस टूरिज्म क्या है, किसने चलाया था, कौन से राज्य इसमें शामिल थे, ये भी बताना. आज का हमारा कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड. हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है चूज द राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ बैंक. इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जो नदी के किनारे नहीं बसा? आगरा तो बसा हुआ है, भोपाल, पटना, कोलकाता. बताइए इनमें से कौन सा शहर ऐसा है. आपको पता है आगरा तो यमुना नदी के किनारे पर है, पटना गंगा पर है, कोलकाता भी बसा है हुगली नदी किनारे, तो भोपाल आपका नहीं है. आंसर है आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है. अगला जो सवाल है हमारा वो है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट डज वन एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट. alluvial plains of Ganga, arid and semi-arid region of Rajasthan, lower valley of Himalaya, forest and hills in north-eastern state. तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि in which one of the following environment does not expect, यानी expect does one expect the presence of dispersed rural settlement. बिल्कुल जो बिखरे हुए क्षेत्र होते हैं वो यहाँ पर ही होते हैं. हिली एरिया में जैसे हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होता है ना. डी आंसर सही है. अगला जो सवाल है वो है Which of the following is a mining town? हुगली, अंबाला, झरिया, सतना. अगर आप चारों को देखते हैं तो इनमें से झरिया माइनिंग रिच क्षेत्र है ना. ये माइनिंग रिच रीजन है या माइनिंग रिच क्षेत्र है. तो आंसर आपका होगा सी, ऑप्शन सी. Most of India's coal mine comes from Jharia. Jharia coal mines are India's most prominent and storehouse of primer coal used in the blast and furnace. It consists of 23 large underground and 9 large open mounds, right? अगला जो सवाल है वो है cities acts as nodal of social growth, economic growth and psychological growth of war, environmental growth. आप देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि के रूप में एक नोड के रूप में काम करते हैं जो शहर होते हैं. आंसर है हमारा बी. ठीक है. Cities act as nodes of economic growth, provides goods and services not only urban dwellers but also the people of rural settlements in their hinterlands in return for food and the raw material. आज की हमारी जो क्लास है CUET की उसको हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं. जो भी आपको मैंने बीच बीच में होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, जो भी स्टूडेंट जब इस क्लास को करेंगे तो मेक श्योर कि आप चाहे गूगल पे सर्च करो, उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर देना. आपको भी उससे नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. और पेपर्स को एक बार जरूर देखो, जो CUET के पेपर हैं उनसे एक आइडिया हो जाता है. ठीक है. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच. अच्छे से क्लास को करिएगा आप लोग. कोई अगर डाउट होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में.